इलेक्शन हो गए, इसके बाद कैंडिडेट की डेथ हो गई, तब क्या होगा? लोकसभा सीट है एक मणिपुर की। वहाँ पे जो कैंडिडेट था, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के प्रेसिडेंट 2 बार बता चुका हूँ राष्ट्रपति संबंधी जो प्रावधान है। आज हम उपराष्ट्रपति देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, उसके संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उन सब की चर्चा करेंगे, है ना। इससे संबंधित कुछ आर्टिकल होंगे, वो आर्टिकल भी रट लेंगे, और जो उसकी थ्योरी है वो थ्योरी भी पढ़ लेंगे। इसके पहले मैंने कल एक पॉइंट समझाया था, आज फिर समझाता हूँ, पूछता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। अब 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं और किसी कारण से नए राष्ट्रपति के चुनाव नहीं कराए जाते हैं। इस व्यक्ति का 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब मुझे बताओ क्या सिचुएशन बनेगी, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति रहेगा। राष्ट्रपति का पद एक भी सेकंड के लिए खाली नहीं रखा जाता है, ये नियम है, और इसका कार्यकाल हो चुका है पूरा। तो अब कौन व्यक्ति राष्ट्रपति रहेगा, चुनाव हो नहीं पाए किसी भी कारण से, एक यही रहेगा, दूसरा उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक बना दे, है ना। भ्रम की स्थिति बनती है ऐसी चीजों में। तो देखो, जैसे ये बोल रहे हैं नीरज ऑफिशियल के सीजेआई जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, नहीं। अगर राष्ट्रपति पद पर है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, नियम ये कहता है कि उसके कार्यकाल के पहले चुनाव करा लिए जाए। मगर नहीं करा सके, कोई भी परिस्थिति रही हो, तब जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक वही व्यक्ति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। उस समय हम किसी को भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाते, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता कौन है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है। किस परिस्थिति में बनता है, तो वो परिस्थितियां बड़ी स्पष्ट हैं। आर्टिकल नंबर जो है 65, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है, तो यहां रिक्त नहीं हुआ है, वैकेट होता है। वैकेट होने का मतलब है किसी भी सिचुएशन में वैकेट हो जाए, चाहे मृत्यु हो गई हो, बीमार हो गया हो, रिजाइन कर दिया हो, महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, तब जाकर के वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट मतलब कार्यवाहक काम करेगा। तो वो चीजें बड़ी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बारी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी हमें परेशान कर देती हैं। तो अब चलते हैं उपराष्ट्रपति पर। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 63 हमारे संविधान का कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। इसके पहले वेंकैया नायडू थे। तो जगदीश धनखड़ जी वर्तमान उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। तो 63 में ये बातें की गई। 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन। इसका मतलब क्या होता है, देखो, उपराष्ट्रपति के बारे में 63 ने कह दिया वो होगा। राष्ट्रपति के बारे में इतनी लंबी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के पद को बिल्कुल भी हम रिक्त नहीं छोड़ सकते हैं, एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर वो नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक बना देंगे, वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी अवेलेबल जज होगा उसको ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली रहता है तो कोई समस्या नहीं है देश में, है ना। तो इसलिए क्यों समस्या नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम जो है वो है आर्टिकल 64 में लिखा है कि राज्यसभा का ये होगा पदेन सभापति एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन। ये पदेन सभापति का मतलब ये होता है कि राज्यसभा अपने लिए चेयरपर्सन का चुनाव नहीं करती है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो अपने आप से राज्यसभा का सभापति हो जाएगा।
पदेन वर्ड का मतलब ये हो जाता है। तो एक मुख्य काम तो ये है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो भी जिम्मेदारियां हैं वो उपराष्ट्रपति निभाएगा। दूसरा काम उसका तब शुरू होता है जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए। तो 65 में ये लिखा है, तब एज एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। ठीक, फिर यहाँ थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है, जब हम ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, डेप्थ में सब विषय में डूब जाते हैं, तो तरह तरह के प्रश्न दिमाग में उपजने लगते हैं, तरह तरह के नए नए पॉइंट आने लगते हैं कि ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो, और ख़ासकर पॉलिटी में तो ये बिल्कुल संभव है। तो ऐसा वैसा हो जाए से मतलब ये है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? क्या वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का भी पद संभालेगा? जैसे सामान्य तौर पर व्यवस्था क्या होती है, किसी विभाग में मान के चलते हैं कि कलेक्टर जो है, डीएम जो है, वो अवकाश पर चला जाता है, तो वो अवकाश पर चला जाता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को डीएम पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जनरली होता है क्या है, सीईओ जिला पंचायत जो है उसको दे दी जाती है। तो सीईओ जिला पंचायत का पद कौन संभालता है? वो पद वो ही संभालता है, चूंकि वो तो उसकी अथॉरिटी में है और ये अतिरिक्त जिम्मेदारी उसकी और हो गई। तो अब उपराष्ट्रपति यहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन संभालता है? अब समझो, एक बात ध्यान रखनी है, यहां एक व्यक्ति एक ही पद संभालेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस काम, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता है, तब वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। तो राज्यसभा की जब अध्यक्षता की बात आएगी तो राज्यसभा में उपसभापति जो होता है, जो उन सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, वो इस कार्य को संपादित कर लेगा, है ना। तो किसी भी प्रकार का भ्रम अपने पास नहीं रखना चाहिए कि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, वैसा है तो क्या हो जाएगा। ठीक, गुड। 65 आर्टिकल हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में हमने काफी पढ़ा था। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है, तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भी कौन से सिस्टम से होता है? तो उस सिस्टम का नाम भी है एकल संक्रमणीय विधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय विधि। इसके द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। एक बात। दूसरी बात आती है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो हमें मालूम था कि लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और जितने भी देश में इलेक्टेड विधायक होंगे वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए जो हैं वो भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर संसद के सदस्य आ जाएंगे, और संसद के भी कौन से सदस्य? सभी। इसमें इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड, जो मनोनीत होते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया? राष्ट्रपति के चुनाव में तो नहीं था, वहां तो बोल रहे थे कि सिर्फ इलेक्टेड वाले भाग लेंगे, नॉमिनेटेड नहीं लेंगे। ये क्या? क्योंकि वो नॉमिनेटेड जो थे वो राष्ट्रपति करता था, तो पक्षपात ना हो, और उपराष्ट्रपति तो नॉमिनेट करता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सभी सदस्यों को रखा गया और विधानसभा के सदस्यों को हटा दिया गया कि अनावश्यक रूप से इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं रखते हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो कुछ समय के लिए एज कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगी, बाकी तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, तो मताधिकार को सीमित करते हुए ये रखा गया। बात आती है कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो कम से कम इसकी उम्र भी 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो सारी इसमें क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि राज्यसभा का सदस्य बनने की होती है। राष्ट्रपति जब हम पढ़ते थे तब पढ़ते थे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, और उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सभापति है तो वह राज्यसभा के सदस्य बन सके। अब सदस्य बनने की योग्यताएं वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में काफी विस्तार से दी जाती हैं। सामान्य रूप से क्या होता है कि किसी भी प्रकरण में दोषी सिद्ध ना हुआ हो, 2 वर्ष से अधिक की सजा ना मिली हो, ऐसे सब चीजें आती हैं। इसके ऊपर भी ये क्लॉज लागू होता है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद से मतलब है पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, कि शासकीय कर्मचारी नहीं हो, कहीं प्राइवेट सैलरीड पर्सन नहीं होना चाहिए, किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर नहीं होना चाहिए,
लेकिन एक व्यक्ति सांसद रहते हुए, एक व्यक्ति विधायक रहते हुए या उपराष्ट्रपति रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी वो बिना इस्तीफा दिए हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। और जब वह उपराष्ट्रपति बन जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने वह संबंधित पद जो है वो छोड़ दिया है, अब वह भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आर्टिकल नंबर 67 इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। हमारे यहाँ सामान्यतः जो राजनीतिक पद हैं उनका कार्यकाल 5 साल रखा गया है, और वो पद जहां लगता है कि निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है कि विधायिका से, वो 6 साल रखे गए हैं, है ना। क्योंकि इनका कार्यकाल 5 साल है, जैसे निर्वाचन आयुक्त वगैरह हो गए तो उनके बारे में अलग व्यवस्था की। अब 5 साल का कार्यकाल है, उसके पहले ये कभी भी रिजाइन कर सकता है, अपना इस्तीफा दे सकता है, खुद हाथ से लिख करके। किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देता है? इसको। दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन लिखते हैं। ये तो हो गया, इनका ड्यूरेशन समाप्त हो गया या इन्होंने छोड़ दिया। क्या इनको हटा भी सकते हैं? हाँ, इनको भी हटा सकते हैं, बट इनको हटाने के लिए औपचारिक रूप से जो महाभियोग है वो नहीं लगता है। यानी महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, तो इम्पीचमेंट नहीं लगता है, उसके जैसी बस प्रक्रिया जो है वो चलती है और उसके द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको, जब महाभियोग की बात आती है तो जैसे लोकसभा से अगर प्रस्ताव पास होता है राष्ट्रपति के खिलाफ, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से होना चाहिए, है ना। राज्यसभा का भी कुल सदस्य संख्या से 2/3 होना चाहिए, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है। यहां पर वास्तविक बहुमत ही पर्याप्त है इनको हटाने के लिए। रियल मेजॉरिटी, वास्तविक बहुमत से मतलब यह हुआ कि देखो, अगर 50% सदस्य संख्या जैसे 545 मानी जाती है, आधे से एक अधिक 272 हो गए, लेकिन अगर मान लो 50 सीटें वैकेट हैं तो ये 545 में से 50 माइनस करके फिर उसका बहुमत निकाल सकते हैं। तो ये वास्तविक बहुमत के आधार पर भी इसको हटा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यानी इसके लिए ऐसा नहीं है कि 545 के ही 2/3 बहुमत से इसको हटाना जरूरी होता है ना। तो लोकसभा की सहमति प्राप्त करके और राज्यसभा इसको हटा सकती है। बस नियम वही चलेंगे इस पर भी कि इन्हें भी 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, है ना। उसके बाद वो प्रक्रिया, इनको अवसर भी नहीं मिलता है कि वो क्या करें, वहां जाकर के अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट कर सके। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया था कि मान लो किसी कारण से चुनाव नहीं हुए हैं तो उस पद पर राष्ट्रपति जो है वही काम करता रहेगा। वैसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में भी प्रावधान है कि वह अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति, मतलब इलेक्शन होने तक अपने पद पर वह पदासीन रहेगा, यानी तब तक एजा उपराष्ट्रपति वो काम करता रहेगा, है ना। ठीक, ये ध्यान रखना। 14 दिन पहले नोटिस भी समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात यहां पर आती है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, इनके इलेक्शन संबंधी जो विवाद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं सुने जा सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में तमाम प्रश्न आते हैं, पूछ लें कि जॉइंट मीटिंग जो होती है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है, उसकी अध्यक्षता क्या उपराष्ट्रपति कर सकता है? बताओ। नहीं कर सकता, लोकसभा का स्पीकर ही कर सकता है। क्या ये जॉइंट सेशन बुला सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकता है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि देखो, एक और कंफ्यूजन पैदा होता है। अक्सर मैंने देखा कि जैसे यहाँ पढ़ा देते हैं ना कि राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो इसका कभी कभी ये अर्थ निकाल लेते हैं कि इसका मतलब है कि राज्यसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति। नहीं, योग्यता होना चाहिए, उसका मेंबर नहीं होता है।
और मेंबर यदि है और वो उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो मानी जाती है। यही लोकसभा के संदर्भ में आता है। ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो राज्यसभा का उपसभापति उस कार्य को निभाता है, यानी राज्यसभा के सभापति का कार्य जो है वो ये करता रहता है। ठीक है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति संबंधी जो संविधान में प्रावधान किए गए थे उनकी हम बात कर लेते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन 1-2 आने की संभावना रहती है कि कौन पहला उपराष्ट्रपति था, कितनी बार उपराष्ट्रपति बना। तो ये लिस्ट दी गई है भारत के सारे उपराष्ट्रपतियों का, इनका कार्यकाल इधर लिखा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके थे, 2 कार्यकाल तक, है ना। जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, मतलब रट लेना आप लोग। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, 11 अगस्त 2022 से लेकर वर्तमान में ये कंटिन्यू है। पहले ये परंपरा रहती थी कि जो उपराष्ट्रपति है वही राष्ट्रपति बन जाता था, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये सब चीजें याद कर लेना। ठीक। तो उपराष्ट्रपति के बारे में मैं समझता हूं बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनते हैं, विशेष के भाई उपराष्ट्रपति की शक्तियां बताओ, अधिकार बताओ। तो शक्तियां अधिकार वही है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना, तो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में है, वो काम करेगा। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसकी अधिकार, उसकी शक्तियां वही हो जाती है जो राष्ट्रपति की होती है, और उसी रूप में उसको सैलरी प्राप्त होती है ना। तो ये उपराष्ट्रपति संबंधी जो प्रावधान है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब सिलेबस में अगर हम आगे बढ़ें, यूनिट नंबर ये कौन सी है, 5वीं है ना। तो 5वीं यूनिट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है, यहीं पर लिखा है ना, संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति तो लिखा है बट उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है, उसके बाद भी पढ़ लिया। संसद लिखा है, तो जब संसद की बात आती है तो संसद का हिस्सा राष्ट्रपति भी होता है और उसका सबऑर्डिनेट एक प्रकार से उपराष्ट्रपति को भी लेंगे। संसद का एक हाउस है राज्यसभा, उसका चेयरपर्सन होने के नाते हम उसको पढ़ेंगे। और मंत्रिपरिषद तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। तो अब हम मंत्रिपरिषद पर आ जाते हैं, देन हम चलेंगे किस पर, संसद के प्रावधानों पर देखेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद, 2 आर्टिकल हमें संविधान में देखने को मिलते हैं। एक है आर्टिकल नंबर 74 और दूसरा है आर्टिकल नंबर 75। ये महत्वपूर्ण है आज के समय समझना, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं जिन्हें हम जनरल इलेक्शन या आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर 5 साल बाद होने होते हैं, कभी कभी मध्यावधि या उसके पहले भी हो जाते हैं। यहां हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य जो हैं वो क्या करते हैं, यानी लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा, है ना, बहुमत प्राप्त दल एक व्यक्ति को अपना नेता चुनेगा। तो आगे हम वो सब चीजें देख लेंगे। 74 आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसको सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज ऑफ प्रेसिडेंट। मंत्री परिषद होगी। यहीं पर यह लिख दिया है कि इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, तो वो प्रधानमंत्री होगा। तो उसका हेड कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। अब पहले ये तो होता था कि राष्ट्रपति 42वें संशोधन द्वारा बाध्यकारी बता दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के समय किया गया था, जिसे लघु संविधान कहते हैं। पूरे संविधान के ढांचे को ही बदल दिया गया था। तो 42वें संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को यह बोल दिया गया कि आप बाध्यकारी हो, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगी उसको आपको करना ही पड़ेगा। आगे चल करके 44th अमेंडमेंट द्वारा बाध्यकारी तो रखा गया, बस सिर्फ एक बात और जोड़ दी गई कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, है ना, सिर्फ एक बार। अब 74 में उल्लेख वर्णन हो गया मंत्री परिषद का कि एक मंत्री परिषद होगी। ये मंत्री परिषद कैसे बनती है, कैसे काम करती है, तो 75 में इसके बारे में बातें की गई है कि मंत्री परिषद, जैसे पहले राजा होते थे, राजा को सलाह देने के लिए दरबारी मंत्री परिषद हुआ करती थी, है ना, तो वैसे ही आज भी बेशक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी सिस्टम क्या है, सिस्टम लगभग
मिला हुआ है। पहले ये था कि मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता ऐसी कोई नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी, राजा जिसे चाहता था उसे मंत्री बना देता था। आज की डेट में मंत्री वही बन सकता है जो संसद का सदस्य हो। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझते हैं कि होगा क्या। लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं। जैसे वर्तमान में हम बात करें, बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी लड़ रही है, अन्य दल भी हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी हैं, कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं जैसे सपा है, बसपा है, आपा है ना, टीएमसी है, एनसीपी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, झामुमो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, डीएमके, आईडीएमके। कभी कभी इन पार्टियों के नामों को अगर जल्दी ले लो तो सामने वाले को हो सकता है बुरा लग जाए कि ये पार्टियां हैं या हमसे अपशब्द कह रहा है, झामुमो, है ना। तो अब ये सब भाग लेते हैं लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव होने के बाद जिस भी पार्टी को बहुमत मिले, बहुमत का मतलब क्या होता है कि लोकसभा की सीटें हमने मानी 545, 2 से इसको भाग दे दो, है ना, तो ये कितनी हो गई, 272। यानी 272 लोकसभा के सांसद जिस भी पार्टी की ओर से चुनकर आते हैं उसे कहा जाता है कि उसे लोकसभा में क्या मिल गया है, बहुमत प्राप्त हो गया है। अगर मान लो बीजेपी को ये मिल जाती है तो बीजेपी को बहुमत प्राप्त हो गया, कांग्रेस को मिल जाती है तो कांग्रेस को प्राप्त हो गया, ठीक। तब ये क्या करेंगे कि ये मिनिमम नंबर हैं, ज्यादा कितने ही हो सकते हैं। जैसे अभी बीजेपी बोलती है हम 400 पार, तो 400 पार तो थोड़ा सा मुझे भी नहीं लगता कि आएंगे, 300 सवा 300 के आसपास रहेंगे, बाकी 4 जून को पता चल जाएगा। अब ये जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हुआ वो क्या करेगा, दल अपना एक लीडर चुनेगा, अपना एक नेता चुनेगा। अब नेता चुनेगा, जैसे बीजेपी ने तो ऑलरेडी जैसे अपने पहला नेता जो है मोदी जी को चुना हुआ है ना। वो नेता चुन करके क्या करेंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे कि देखिए हमारे पास लोकसभा का बहुमत है, 272 सीटें हैं कम से कम जो चाहिए होती हैं, और हमने इस व्यक्ति को अपना नेता चुना हुआ है। तो राष्ट्रपति की अब जिम्मेदारी बनती है वो उस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दे। तो प्रधानमंत्री हमारे देश में कैसा होता है, इलेक्टेड नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है, वो कैसा होता है, वो नियुक्त होता है, अपॉइंटेड होता है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि आप और किस व्यक्ति को अपने साथ मंत्री बनाना चाहते हो। प्रधानमंत्री मतलब ये सबसे बड़ा मिनिस्टर है, तो प्रधानमंत्री जो भी लिस्ट देगा, जो भी नाम फाइनल करेगा, राष्ट्रपति उन सभी को मंत्री पद की शपथ दिला देगा, यानी मंत्री नियुक्त कर देगा। तो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हो या मंत्री हो, इनके किसी के चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव हुए थे लोकसभा के सदस्यों के, ये सारे के सारे नियुक्त किए गए राष्ट्रपति के द्वारा। एक बात ये समझ में आ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये स्थिति तो तब बनी जब बहुमत प्राप्त हुआ किसी पार्टी को, है ना। अगर बहुमत नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, तो गठबंधन कर सकते हैं। यानी किसी दल को अगर स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं है तो कई सारे दल मिलकर दल बना सकते हैं, और ऐसे करके गठबंधन, जैसे हम नाम सुनते ना कि इंडिया अलायंस हो गया, इनका एक अलायंस है, इसे एनडीए नाम देते हैं, इसमें बीजेपी और अन्य पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस में कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं, है ना। तो ये जो गठबंधन जो बनते हैं, अलायंस बनते हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्री पोल, यानी चुनावों के पहले ही गठबंधन बन जाएगा, और दूसरा होता है पोस्ट पोल। अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो प्री पोल अलायंस देखने को मिल रहा है। इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव के पहले बना हुआ है और एनडीए भी चुनाव के पहले बना हुआ है। अब इन गठबंधन वालों को अगर बहुमत प्राप्त हो जाता है तो ये गठबंधन वाले भी अपना नेता किसी न किसी व्यक्ति को चुनेंगे, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री बना देगा। अब इसमें बड़े रोचक से तथ्य हमें देखने को मिलते हैं समय समय पर। जैसे मैं आपको बात करूं कि देश की आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ उस समय स्पष्ट रूप से बहुमत कांग्रेस को मिलता रहा,
तो कहीं कोई बात व्यवस्थाएं गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनका उभार हुआ, कांग्रेस को बहुमत मिलना भी बंद हो गया। और कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद हो गया था जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद। 1977 में जब चुनाव हुए लोकसभा के तो इंदिरा जी की सरकार हार गई थी। 153 के आसपास कुछ सीटें आई थी। विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो कोई एक पार्टी नहीं थी, कई सारी पार्टियां थी। जनता पार्टी भी थी, उसमें हिंदू महासभा भी थी, बहुत सारे लोग मिल करके। तो उनको क्या हुआ था, बहुमत मिला था एक प्रकार के गठबंधन का। अब गठबंधन को जब बहुमत मिलता है तो अब उनमें लड़ाई होती है कि कौन लीडर, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें एक नाम आता है बाबू जगजीवन राम का, यानी जो लोकसभा की स्पीकर रही थी मीरा कुमार, उनके पिताजी। वो उनकी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। मोरारजी देसाई, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, क्योंकि मोरारजी देसाई कांग्रेस से बार बार उनको अवसर नहीं दिया गया था। पहले अवसर मिला था तब शास्त्री जी को बना दिया गया, दूसरी बार अवसर मिला तो इंदिरा जी को बना दिया गया। तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ छाड़ दी थी। तो मोरारजी देसाई चाहते थे मैं बनूं, जगजीवन राम चाहते थे मैं बनूं, जाट नेता चौधरी चरण सिंह थे वो चाहते थे मैं बनूं। तो इसको लेकर के बड़े हौच पौच की स्थिति बनी थी। तो ऐसी स्थिति में वो जो थे जेपी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इनके पास कोई पद नहीं था। इन्होंने डिसाइड किया कि किसको प्राइम मिनिस्टर बना जाए, तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया। यानी उन सब लोगों ने अपना लीडर किसको चुन लिया, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को लीडर चुना, राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने जिस जिस व्यक्ति को नाम दिए थे, अब ये सब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो जगजीवन राम को गृह मंत्रालय दिया गया, चरण सिंह को वित्त मंत्रालय दिया गया। तो आपस में इनमें कलह रही। फिर इस बात को लेकर के भी कलह रही कि चरण सिंह चाहते थे कि इंदिरा जी को गिरफ्तार करके केस चलाया जाए, और गिरफ्तारी भी हुई थी। मोरारजी देसाई इतना आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। तो ऐसे करके समर्थन वापस हो गया। मोरारजी की जगह चरण सिंह अब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, है ना। यही स्थिति और बनी आगे चल करके कई बार बीजेपी के समय बनती है। बीजेपी 96 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, और फिर वो अन्य पार्टियां थी। अब बहुमत नहीं मिला, तब क्या किया जाए। तो वाजपेयी जी ने दावा प्रस्तुत कर दिया था। वाजपेयी जी को आमंत्रित किया गया, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। 13 दिन का समय दिया कि आप लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करिए। 13 दिन बाद जब लोकसभा में वोटिंग होती है तो वहां पर डिस्कशन के बाद उन्हें मालूम था कि कोई भी इनको समर्थन देने को तैयार नहीं था वाजपेयी जी को, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब वाजपेयी जी ने रिजाइन किया तो दूसरे दलों को अवसर मिला, वो भी सरकार कुछ ही महीने चलती है। देन फिर चुनावों में जाना पड़ा। चुनावों में जाने के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी कि स्पष्ट बहुमत मिला हो, तो इनका फिर गठबंधन बना, है ना, अलायंस बन करके तैयार हुआ। अब अलायंस बनकर के तैयार हुआ, इनके ऊपर फिर वही कुछ समय तक वाजपेयी जी दोबारा से बने प्रधानमंत्री। तो दोबारा से जब प्रधानमंत्री बने, फिर शायद 13 महीने ही सरकार चली थी। तो वो 13 महीने की जब सरकार चलती है तो कई सारे लोग जो थे पक्ष में विपक्ष में, मायावती ने कांशीराम के खिलाफ जाकर के इनके विरोध में मतदान करवा दिया था, पहले साथ दे रही थी। वो सब चीजें चलती हैं। तो हमें समझना ये है कि देखो यहाँ बात यह आती है कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। हमारे देश में अक्सर वो लोग प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें प्रधानमंत्री वास्तव में नहीं बनना था, या ऐसा कह लो कि ऐसा कोइंसिडेंस रहा, ऐसे चांस रहे कि वो प्रधानमंत्री बन गए। जनता जो चाहती थी वैसा कम हुआ, और उनको देश के पहले प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बने। नेहरू जी को कभी भी किसी ने भी नहीं डिसाइड किया था कि वो प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका नाम आगे था, गांधी जी की वजह से नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद नेहरू जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसको लेकर के भी मोरारजी का नाम आगे था, शास्त्री जी बना दिए गए। शास्त्री जी के निधन के बाद फिर से इंदिरा जी बन गई प्रधानमंत्री। इंदिरा जी तो फिर भी एक पावरफुल लेडी थी, उसने जो भी काम किए दमदारी से किए।
अब मैं बात करूं ये प्रधानमंत्री जो बने, जैसे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनको भी नहीं मालूम था, ये भी राजनीतिक खींच तनाव की वजह से प्रधानमंत्री बने कुछ समय के लिए। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के जाने के बाद जो प्रधानमंत्री बने उसमें चंद्रशेखर का नाम आता है, वो भी ऐसे ही बने। इंदु कुमार गुजराल तो सो रहे थे, तब जाकर उनको जगाया गया, क्योंकि ये कोई स्पष्ट नाम सामने नहीं आ रहा था। नाम आया कि ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, लेकिन उनके नाम पर कांग्रेस बिदक जाती है कि हम इनको समर्थन नहीं करेंगे। तो इंदु कुमार गुजराल, तो उनको सोते से उठाया गया, वो जाकर के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, 2004 में, अच्छा दूसरी बात, बीजेपी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, बीजेपी को चमकाने में सबसे बड़ा रोल रहा था एल.के. आडवाणी जी का, लाल कृष्ण आडवाणी जी का। लेकिन आडवाणी जी की इमेज कट्टर हिंदू की बनी हुई थी, तो उनके नाम पर अन्य पार्टियां समर्थन नहीं दे रही थी। तो बेचारे, कहना चाहिए कि वो दावेदार वो थे, बीजेपी को आगे बढ़ाकर वो लाए, लेकिन उनकी जगह वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्ट्री रही। अब 2004 में जब ये चुनाव होते हैं, कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको सीटें मिलती है। सोनिया गांधी चाहती थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा इतना ज्यादा हावी हुआ, बातें तरह तरह की उठने लगी। तब क्या किया गया कि लोकसभा, मैंने बताया ना कि प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसे बहुमत प्राप्त दल ने नेता चुनाव। तो एक तरीके से नेता तो सोनिया गांधी थी, तो सोनिया गांधी अब ऐसे व्यक्ति को चाहती थी प्राइम मिनिस्टर बनाना जो इनके कंट्रोल में रहे। तो मनमोहन सिंह का नाम इन्होंने आगे कर दिया, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल 10 साल रहा, उसे अक्सर कहा जाता है कि वो रिमोट से चलने वाली सरकार थी, ऐसे हम बयान सुनते हैं। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मनमोहन सिंह ना तो अपने मंत्रियों पर कोई पकड़ बना के रख पाते थे, ना डिसीजन ले पाते थे। जो भी फाइलें थी सारी की सारी जाती थी सोनिया जी के पास, अहमद पटेल जी के पास। तो उनका ये कार्यकाल चलता रहा। तो प्रावधान जो है वो ये कहता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का हो या कहीं का भी सदस्य ना हो। प्रधानमंत्री मंत्री बन सकता है, बस 6 महीने के अंदर मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे क्या करना होता है, संसद की सदस्यता लेनी होती है। मनमोहन सिंह 2 कार्यकाल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, दोनों बार वो मेंबर राज्यसभा के ही रहे, लोकसभा की सदस्यता उन्होंने नहीं ली। लोकसभा के मेंबर को जनता चुनती है, जिस भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ोगे वहां की जनता वोट देती है। राज्यसभा के मेंबर तो विधायक चुनते हैं, तो जहां जिस दल की सरकार होगी उनके द्वारा वो भेज दिए जाते हैं। इस बार सोनिया गांधी खुद राज्यसभा से गई हुई है संसद में, है ना। क्या कारण बताया कि हमारी तबीयत खराब है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तबीयत खराब है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए तबीयत खराब नहीं होती क्या? खैर अलग बात। तो एक और यहाँ पर घटना याद आती है कि वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 1 मत से चुनाव हार गई थी, बहुमत। वो 1 मत किसने, उस समय असम के एक मुख्यमंत्री बन गए थे, कांग्रेस के ही थे वो, तो वो असम के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वो उस समय विधायक नहीं है मगर सीएम है। उन्होंने भी लोकसभा में आकर के वोटिंग में भाग लिया था, जबकि और वही 1 वोट से ये पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। पहले मंत्री और इन सबकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती थी, संख्या निश्चित नहीं होती थी, टूट फूट हो जाती थी। बोला आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको मंत्री बना देंगे। तब फिर संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद ये प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री जो हैं 15% से ज्यादा नहीं होंगे। 15% किसका? लोकसभा का। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। और राज्यों में भी ये लागू है कि राज्यसभा में भी राज्यों में भी सीएम सहित सभी प्रकार के मंत्री विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर के मंत्री परिषद बन गई। सारे के सारे जो मंत्री हैं
उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाएगा, केंद्र सरकार की हम बात करें तो, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिला देगा। अब पूछ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अगर प्रश्न पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लिखा हुआ है राष्ट्रपति, तीसरा लिखा हुआ है लोकसभा, चौथा लिखा हुआ है न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट, तो क्या उत्तर लगाएंगे हम? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद शब्द लिखा है, उसके आगे चाहे सामूहिक रूप लिखा हो या ना लिखा हो, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है। यहां एक मंत्री की बात नहीं हो रही है ना, सारे मंत्रिपरिषद एज अ होल जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि लोकसभा में अगर कोई एक मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी की पूरी सरकार को त्यागपत्र देना होता है। ऐसे समझना इस बात को। मान लेते हैं कि हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनसे व्यक्ति नाराज हैं कि महंगाई को ये कंट्रोल में नहीं कर पाए। अब निर्मला सीतारमण जी ने कोई विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक है, विधेयक लोकसभा में रखा गया, किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। निर्मला सीतारमण जी उसको प्रस्तुत करती हैं, लोकसभा में इन्होंने रखा, लोकसभा से यह पास नहीं हुआ, तो क्या होगा? सिर्फ वित्त मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, पूरी की पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का फेल्योर नहीं है, ये पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद का फेल्योर है। यानी यहां ये प्रूव हो गया कि लोकसभा में आपका बहुमत समाप्त है। जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक सरकार है, तो इसलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक डूबता है तो सभी डूबते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को बचाते हैं। व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल हम बात करें कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो अगर आपको ऑप्शन में राष्ट्रपति दिखाई दे तो राष्ट्रपति लगा देना, और राष्ट्रपति नहीं है प्रधानमंत्री दिखाई देता है तो प्रधानमंत्री लगा देना, दोनों मिलते हैं तो कोई भी लगा देना, एमपीपीएससी दोनों को सही मान लेगा। थ्योरी क्या है इसमें? थ्योरी ये है कि देखो, प्रधानमंत्री जिसे चाहता है उसे राष्ट्रपति मंत्री बना देता है। अब किसी मंत्री का और प्राइम मिनिस्टर के साथ में विवाद हो जाए, प्रधानमंत्री को लगता है कि ये व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री पहले तो उस मंत्री को मैसेज भेज देगा कि आप रिजाइन कर दो, है ना। जैसे मैं उदाहरण दूं, वो जो शूटर थे ना राजस्थान से, अभी सांसद भी हैं, आर्मी में जो थे ना, क्या नाम है, मंत्री बनाए गए थे, आजकल मंत्री नहीं है, नाम स्लिप हो गया। एनीवे, कोई मंत्री है, उसको प्रधानमंत्री सबसे पहले मैसेज भेज देगा कि आप क्या करो, मंत्री से रिजाइन कर दो, तो रिजाइन कर देगा, इस्तीफा सौंप देगा प्रधानमंत्री को, तो यह सम्मानपूर्ण विदाई हो गई। अब कोई व्यक्ति है कि नहीं मैं रिजाइन नहीं करूंगा, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोल के उनको मंत्री पद से हटा देगा। और राष्ट्रपति क्यों मानेगा प्रधानमंत्री की बात? क्योंकि प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद का मुखिया है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को ही हटाना ही पड़ेगा। तो अब ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हुआ? अगर राष्ट्रपति का नाम है तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति नहीं है तो प्रधानमंत्री इसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सब प्रधानमंत्री तय करता है। ये सिर्फ थ्योरी है, सिद्धांत है, ध्यान रखना, निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री है उस पर, है ना। अक्सर क्या होता है, जब गठबंधन वाली सरकारें आती हैं, जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, वहां पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भी गठबंधन तय करता है, मंत्री कौन बनेगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये भी गठबंधन तय करता है, प्रधानमंत्री वहां तय नहीं कर पाता है। जैसे जब 2004 से इस 14 की बात करें, ये गठबंधन वाली जब सरकार थी, तो जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया था
जैसे ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्ट्री, तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते थे, वो तो वहां तय होता था कि ये मंत्रालय हमको मिलना चाहिए, तभी समर्थन देंगे हम, है ना। तो वो गठबंधन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं थ्योरी कि थ्योरी में क्या लिखा है कि ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया जाए। जैसे वर्तमान में हम स्मृति ईरानी का उदाहरण ले लें, ये पहले कौन सी मिनिस्ट्री में थी, ये तो वर्तमान में है, इसके पहले वो उसमें इंफॉर्मेशन उसमें थी ना, ये उच्च शिक्षा मंत्री बनाई गई थी, HRD मिनिस्टर थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर से इनको अब कपड़ा मंत्री, तो प्रधानमंत्री ने इनका मंत्रालय बदल दिया, है ना। तो ये सारा बंटवारा थियोरेटिकली प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री किस हिसाब से बना है वहां निर्भर करता है। सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे, कोई ये नहीं कह सकता कि एक मंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वो तो मैक्सिमम पीरियड है। 5 साल के पहले उसे कभी भी हटाया जा सकता है, तो कभी भी हटाया जा सकता है। इसलिए यहां पर आता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि इस व्यक्ति को हटा दो, हटा देगा, है ना। मंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति को मिनिस्टर बना दिया गया है जो संसद का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है, चाहे लोकसभा से ले चाहे राज्यसभा से। फिर दिमाग में प्रश्न आने लगता है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है, सारी सीटों के चुनाव हो गए, तब आपने ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो लोकसभा का मेंबर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, तो फिर उसे मेंबरशिप मिलेगी कैसे? तो होता क्या है कि कोई ना कोई व्यक्ति उस सीट को छोड़ देता है और वहां पर फिर चुनाव होते हैं। ऐसे करके वो चीजें चलती रहती है। इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे राज्यों में भी यही व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। झारखंड जब बिहार से अलग किया तो झारखंड में शिबू सोरेन, जिनके पुत्र हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं, तो शिबू सोरेन जो थे उन्हें सीएम बना दिया। विधानसभा के चुनाव हुए, बहुमत प्राप्त हुआ उनकी पार्टी को और शिबू सोरेन को उन्होंने नेता चुना, राज्यपाल ने इन्हें सीएम बना दिया। अब सीएम बन गए बट ये मेंबर नहीं थे विधानसभा के, तो 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें विधानसभा की सदस्यता लेनी थी। चुनाव लड़ा, ये हार गए, तो फिर रिजाइन करना पड़ा। यही एमपी की भी बात समझ लो। एमपी में जब कमलनाथ सरकार जब बनी थी तो कमलनाथ उस समय विधायक नहीं थे, सांसद थे। फिर जब वो सीएम बना दिए गए तो उनके लिए वो सीट उनके समर्थक ने छोड़ दी थी, जो अभी बीजेपी में चला गया था, रातों रात फिर वापस आ गया। यूपी का भी एग्जाम्पल ले लो। यूपी में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां मुख्यमंत्री बनाया गया योगी जी को, और योगी जी उस समय संसद के सदस्य थे, तो बाद में उन्होंने सदस्यता ली। तो वो सीटें कोई ना कोई उनकी पार्टी का खाली कर देता है और वहां पर चुनाव हो जाते हैं, जीत जाते हैं, है ना। और अगर इनकेस दुर्भाग्यवश नहीं जीत पाया शिबू सोरेन के जैसा व्यक्ति, तो उसे रिजाइन देना पड़ता है। ओके। मंत्री परिषद, हमारा संविधान कहता है कि शक्तियां जो है वो मंत्री परिषद में होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल होते रहे हैं। जैसे इंदिरा सरकार, उसमें मंत्री परिषद कुछ नहीं होती थी, जो इंदिरा ने कहा वही मान लिया जाता था। आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आज प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है, मंत्री परिषद कुछ नहीं कर पाती है ना। तो वो निर्भर करता है। और ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाते थे। मनमोहन सिंह का उदाहरण है, इंदु कुमार गुजराल का उदाहरण है, वीपी सिंह का एग्जाम्पल है ना, चंद्रशेखर का एग्जाम्पल है। तो ये सब चीजें चलती है। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रमुख है ये। अब प्रश्न उठता है कि देखो, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य हो। सिद्धांत तो ये कहता है कि प्रधानमंत्री जो भी बन रहा है कम से कम लोकसभा का सदस्य तो होना चाहिए। भाई कहीं ना कहीं किसी संसदीय क्षेत्र में जनता ने उसको चुना हो, ऐसे व्यक्ति को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर बनते रहे जिन्होंने लोकसभा का मुंह तक नहीं देखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक, चलो आप राज्यसभा के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर आप बना देते हो, आगे चल करके
ऐसे व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मंत्री बनाए जा सकते हैं जो मनोनीत होते हों, नॉमिनेट होते हों, यानी साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से, जिन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, राष्ट्रपति ने बस उनको उसका सदस्य बना दिया है। तो क्या वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकता है? संविधान बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। संविधान तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकता है बशर्ते संसद का सदस्य हो। तो नॉमिनेट मेंबर भी मेंबर है पार्लियामेंट के, तो यस, वो बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड आता है मंत्रिपरिषद के बारे में, तो हमने पढ़ लिया 2 आर्टिकल। एक कैबिनेट, कैबिनेट को हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। मूल रूप से मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान में था ही नहीं कहीं पर भी, मंत्रिपरिषद था। 74-75 में इसका उल्लेख मिलता है। दोनों में अंतर क्या है और यह शब्द आया कब? तो देखो, ये शब्द आता है जब भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि आर्टिकल 352 जो है, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, इसके लगाने के 3 आधार होते थे। एक पहला आधार है युद्ध की स्थिति हो, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, के बाहर से किसी देश ने आपके देश पर आक्रमण कर दिया हो, और तीसरा आधार था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इंदिरा जी ने जून 1975 में इसी को आधार बना करके नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, जबकि ऐसे कोई हालात नहीं थे। तो ऐसा फिर रोकने के लिए कि ये दुरुपयोग ना हो जाए, तो मोरारजी सरकार ने संविधान में संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978, और आर्टिकल 352 में लिखा कि ये तीसरा हटा दो, इसकी जगह आ गया सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन की स्थिति होती है। वो तभी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कर सकते हैं। वो भी कब? तो उसमें एक लाइन जोड़ दी गई, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो मंत्रिमंडल शब्द आर्टिकल 352 में आया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, उसके पहले ये नहीं था। लेकिन मंत्रिपरिषद शब्द जो है वो हमारे संविधान में ऑलरेडी था। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, सीनियर मिनिस्टर, वो आते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका जूनियर, यानी पीएम तो हेड है ही, पीएम के बाद सीनियर मिनिस्टर। अब सीनियर मिनिस्टर जैसे मान के चलें कि आयरन एंड स्टील मिनिस्ट्री है, या गृह मंत्रालय, या सूचना मंत्रालय है। अब बड़ा मंत्रालय है तो एक व्यक्ति पूरे की देखरेख नहीं कर सकता है, तो उसके सबऑर्डिनेट के रूप में, उसके सहयोगी के रूप में क्या बनाएंगे? उसके सहयोगी के रूप में किसी व्यक्ति को मंत्री बना देंगे। ये मंत्री जो है ये कहलाता है राज्य मंत्री। स्टेट शब्द से अर्थ ये नहीं निकलता है कि वो किसी राज्य का मंत्री है, मध्य प्रदेश का या यूपी का। स्टेट मिनिस्टर यानी वो उसका जूनियर है, यानी वो फैसले नहीं ले सकता है, वो सिर्फ सहयोग पहुंचाएगा अपने सीनियर मंत्री को। क्लियर है बात? अब इस राज्य मंत्री में भी क्या हुआ कि इनके भी जूनियर बनाए जाते थे, है ना। वो जूनियर मंत्री होते थे, यानी उप मंत्री। फिर उसके बाद इनके नीचे आते थे जिन्हें राज्य सचिव कहते, संसदीय सचिव कहते थे। ये उप मंत्री और संसदीय सचिव वाला क्लॉज तो समाप्त कर दिया गया 1966 से। राज्य मंत्री में अगर कोई व्यक्ति योग्य है, ऐसा लगता है कि वह अपने विभाग का डिसीजन खुद ले सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर। फिर समझ लो हायरार्की इनकी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर तो सबका बॉस है ही, प्राइम मिनिस्टर के बाद सीनियर मंत्री, जैसे होम मंत्री हो, गृह मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, है ना। तो ये जो होंगे उनको वरिष्ठ मंत्री कहते हैं। अब इन वरिष्ठ मंत्रियों को जो सहायता पहुंचाते हैं उन्हें राज्य मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री में किसी को अगर स्वतंत्र कर दें कि आप अपने निर्णय खुद ले सकते हो, आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो इसकी रैंक थोड़ी सी ऊपर हो जाती है।
तो सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह कहलाता है मंत्रिपरिषद, जो कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 15% लोकसभा का। और मंत्रिमंडल में क्या आएगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर और सिर्फ वरिष्ठ मंत्री आएंगे। वास्तव में यही लोग सत्ता रखते हैं, यही देश को चलाते हैं, ये नीतियां निर्धारित करते हैं, यही सब कुछ। बस नीचे वाले लोग हैं, उनका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन देखते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है, बात आती है कि ये सब तो पढ़ा दिया, लेकिन इसमें उप प्रधानमंत्री तो कहीं आया नहीं। और उप प्रधानमंत्री तो हमने देखे हैं कि हमारे देश में बनाए गए। आपने तो बोला मंत्री परिषद जो बनती है वो प्रधानमंत्री, वरिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री, उसके उप मंत्री और संसदीय सचिव, लेकिन उप प्रधानमंत्री जो शब्द है वो तो कहीं आया नहीं। तो संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर लो, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वरिष्ठ मंत्री है, सीनियर मिनिस्टर है। बस इतना सा है कि प्राइम मिनिस्टर के एब्सेंस में ये दूसरे नंबर का व्यक्ति हो जाता है अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना है तो। जैसे आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, लेकिन हमें अच्छे से मालूम है, सबको अच्छे से मालूम है कि मोदी जी नहीं है तो कौन है, नरेंद्र शाह, वो अमित शाह, गृह मंत्री है ना। तो समय समय पर राजनीतिक कारणों से ये उप प्रधानमंत्री के पद बनाए गए कि जब दो लोग टक्कर के उम्मीदवार हों, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कैसे उनको खुश रखा जा सकता है। तो एक को प्राइम मिनिस्टर, एक को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, है ना। तो अब समझना, इस पे प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा, कब रहा। तो संवैधानिक दृष्टि से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वरिष्ठ मंत्रियों में कोई अंतर नहीं होता, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनना था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती हैं तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान नोट कर लेना, ये मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है 1967 से लेकर 69 के बीच में। जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब इनकी सरकार में दो व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बना करके रखा गया। एक थे जगजीवन राम, दूसरे कौन, चौधरी चरण सिंह। ऐसे ही जब वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब आती है तो वीपी सिंह की सरकार में भी चौधरी देवीलाल जो हैं, इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रखा गया। जबकि यहां पर भी देवीलाल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाकर रखे गए। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो आडवाणी जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये इतने हमारे यहाँ भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, लिस्ट प्रधानमंत्रियों की है, सरसरी तौर पर आपको देख लेना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में संभालते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बने थे, इनको फिर कार्यवाहक बनाया गया। इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी के बाद फिर मोरारजी देसाई बने, फिर चरण सिंह बने, फिर बाद में इंदिरा गांधी एक बार फिर आती हैं। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके पीछे कारण था स्वर्ण मंदिर, वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, उसमें उसकी वजह से इनके बॉडीगार्ड जो थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इन्हें गोली मार दी थी। राजीव गांधी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, बहुत कम समय के लिए बने। इस कम समय में इन्होंने क्या किया, अपनी गद्दी बचाने के लिए आरक्षण का जिन्न बाहर लेकर के आ गए थे। चंद्रशेखर भी बहुत कम समय के लिए बने, विशेष कोई उपलब्धि नहीं रही। फिर ऐसी अस्त व्यस्तता की हालत में नरसिम्हा राव बने थे, 5 साल पूरे किए थे और इन्होंने आर्थिक सुधारों को लागू किया था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये व्यक्ति महत्वपूर्ण था और इसने बौद्धिक रूप से सरकार चलाई और सोनिया जी को इसी से चिढ़े, और इतनी ज्यादा चिढ़ थी सोनिया जी को कि बाकी सब प्रधानमंत्रियों के स्मारक वहीं दिल्ली में बने, इनको वहां उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया था। इवन कांग्रेस मुख्यालय पर भी उनके शव को नहीं रखने दिया था, ताला डाल दिया गया था।
और अंत तक इन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। बाकी इनके सभी लोग कांग्रेस छोड़ गए थे, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, सभी ने छोड़ दी थी, लेकिन ये एंड तक रहे कांग्रेस में। उसके बाद वाजपेयी जी आए। वाजपेयी जी की सरकार जब गिर जाती है 13 दिन के अंदर, तो एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री, ये भी कोइंसिडेंस था, इनकी सबसे कम सीटें, यानी देखना ये जो सिचुएशन क्या है कि जिसके पास लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं बीजेपी, वो अपोजिशन में बैठी है। दूसरी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस है, वो बाहर से सपोर्ट दे रही है। यानी बाहर से सपोर्ट, आउटसाइड सपोर्ट का मतलब है कि ये लोग कोई मंत्री पद नहीं लेंगे, जरूरत पड़ने पर वो सपोर्ट करते रहेंगे। जिसे सबसे कम सीटें मिली थी उस व्यक्ति की सरकार है। और ये सरकार गिरी कैसे? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने अपना समर्थन कुछ दिनों बाद वापस ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब समर्थन वापस ले लिया तो इंदु कुमार गुजराल नींद से जगाया गया, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। ये भी कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे। देन फिर नए इलेक्शन होते हैं, वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। अब की बार सिर्फ 13 महीने सरकार चली थी गठबंधन की। यहां जयललिता ने हड़कंप मचाया था, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने हड़कंप मचाया था। बाद में फिर वाजपेयी जी ने सरकार बनाई, पूरे 5 साल चलाई। देन उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी भी, इनके भी 2 कार्यकाल हो गए हैं, 14 से 19 तक, 19 से 24। अब 24 के बाद की स्थिति क्या है? हवा तो ये कह रही है कि फिर से यही रहेंगे, बाकी पता चल जाएगा 4 जून को, है ना। तो ये मंत्रिपरिषद संबंधी जो बातें हैं महत्वपूर्ण, वो आर्टिकल तो सिर्फ 2 ही थे, 74 एंड 75। और फैक्ट जो हैं वो जरूर आपको याद रखना है कि जैसे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कौन व्यक्ति कब तक मंत्री बना करके रख सकते हैं, वो सारी बातें आ जाती हैं। देन इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, संसद के और जो फैक्ट बनते हैं उनके बारे में। तो ये रट लेना पूरा का पूरा एज इट, ठीक है।